नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टिहरी में अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। ऋषिकेश से क्रियाक्रम कर घर वापस घनसाली जा रहे थे सभी। मौके पर एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम मौजूद। राहत बचाव कार्य जारी। हादसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। आपको बता दें कि टिहरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। ऋषिकेश से क्रियाक्रम कर वापस घनसाली जा रहे थे सभी कि तभी यह हादसा हो गया। मौके पर एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम है। राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। आपको बता दें कि टिहरी में बड़ा हादसा हो गया, जहां गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का गठन। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना हुई जारी। कार्य मंत्रणा समिति के लिए सदस्यों को किया गया नामित। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल समिति में शामिल। सहदेव सिंह पुंडीर को भी समिति में दी गई है जिम्मेदारी। नियमावली 2005 के तहत समिति का गठन। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी हुई है। कार्य मंत्रणा समिति के लिए सदस्यों को नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल समिति में शामिल हैं। वहीं सहदेव सिंह पुंडीर को भी समिति में जिम्मेदारी दी गई है। नियमावली 2005 के तहत समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल समिति में शामिल हुए हैं। साथ ही सहदेव सिंह पुंडीर को भी समिति में जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल और सहदेव सिंह पुंडीर को जिम्मेदारी दी गई है। कार्य मंत्रणा समिति का गठन हुआ है। बाबा केदार के कपाट श्रद्धालु के लिए खुल चुके हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बावजूद इसके यात्रा की व्यवस्थाओं की कमी नजर आ रही है। श्रद्धालु का कहना है कि सरकार को व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ धाम पर पहुंचे हुए हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी यात्रा पहुंचेगी वहां तक और कब वो दर्शन करेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हालांकि परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है यहाँ पर यात्रा के दौरान, क्योंकि गैस आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो लोग आ रहे थे उनको भी 2 से ढाई बजे तक रोका रखा, क्योंकि कहा गया कि परमिशन नहीं मिली। तो कहा जा सकता है जोश काफी है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ में जो तीर्थयात्री है वो पहुंचे हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कहाँ से आप आए हैं, क्या आपका नाम है? मैं भूषण पते हूँ, अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। कल रात को हम लोग पहुंचे थे, परसों रात को, और फिर कल सुबह हम लोग 8:30 बजे कपाट के दर्शन करने के लिए, आप जब कपाट खुले 8 बजे यहाँ थे, फिर 8:30 बजे से हम लोग लाइन में लगे। जो 9:15 बजे तक हम लोग यहाँ पहुंचे, मतलब 12 से 13 घंटा हमको लाइन में खड़ा रखा और सब वीआईपी लोगों के दर्शन पहले हुए और 12 से 13 घंटा हम लोग लाइन में खड़े रहे। और जब हमारी बारी आई तब कपाट के दरवाजे, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, सब वहाँ पे सोए हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है और पुलिस प्रशासन का कोई भी लेना देना नहीं है। हम खुद होके बीच में खड़े रह के जो भी घुस रहा है बीच में, उसको हम खुद रोक रहे हैं। मतलब हम नहीं चाहते कि आज तक पवित्र स्थान पे हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग झगड़े कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे आके। खाने पीने की व्यवस्थाएं मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं, खाने पीने की सही है, ठीक है, थोड़ी महंगी है, बट चलो ठीक है, इतने दूर लाना पड़ता है उन लोगों को, तो खाने पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे कहा जा रहा था कि गैस की किल्लत है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है? वो कीमतों में पड़ रहा है जी। जो भी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो उसका असर कीमतों में पड़ रहा है जी। तो अभी दिक्कतें हैं कि अभी लग रहा है, उम्मीद है कि नंबर आएगा? कब से लगे हुए लाइन में? हम तो मैं बता रहा हूँ, रात को हम लोग सुबह 8 बजे से लगे और अभी भी सुबह 8 बजे से लगे और अभी भी हम लोग, अभी हमारे 4 बंदे अंदर सोए हुए हैं और 5 बजे कपाट खुलेंगे उसकी राह देख रहे हैं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने का। आप बताइए किस तरह की दिक्कत? सर मुकुल चंडीगढ़ से आया हूँ। सर रात को 10 बजे कपाट बंद कर दिए गए बिना कुछ बताए। बोलते कपाट बंद हो गया, अब आप बाहर जाइए। एंट्री कोई थी नहीं वहाँ से, हम कूद के वहाँ से बाहर आए। 3 बंदे हमारे बाहर लगे हुए हैं। ये मेरी पर्ची है कल की, ठीक है। अभी नए बंदे वहाँ लगेंगे और वो आर्गुमेंट करेंगे कि आप पीछे से आइए। हम बताइए क्या कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। और पुलिस नाम का कोई बंदा यहाँ पे है ही नहीं जो मदद कर रहा हूँ हमारी, किस लाइन में आइए उस लाइन में आइए। पीछे से 2 लाइनें हैं, 6 बन के आ रही हैं। जो पीछे बाद में आ रहा है वो पहले जा रहा है और जो पहले जा रहा है वो बाद में पीछे रह रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हम सर सुबह कल आ गए थे, मैं परसों आ गया था। ट्रैक शुरू किया था कल 8:40 पे। तो दिक्कतें किस तरह की हो रही है अभी हाल फिलहाल में? प्रशासन सर दिक्कत सर नहीं हो पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रही सर। देखिए खाने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पुलिस पर्सनल बिल्कुल भी नहीं है। दिखते हैं, बोलते हैं,
बोलते हम आ रहे हैं, आके चले जाते हैं। लोग लड़ रहे हैं लाठियों से, कोई दिखने वाला नहीं है। देखो, वो देखो लड़ रहे हैं। तस्वीरों में भी अगर आप देख सकते हैं कोई तो दिखने वाला नहीं है। जो यहाँ पर नज़ारा है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में क्योंकि श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो है वो यही है कि सबसे पहले दर्शन कौन आएगा कौन करेगा। हालांकि ये जो ग्रिल्स है इनको टाप रहे हैं लोग कि कैसे वो अपने लाइन में लग जाएं, लेकिन यहाँ पर जो है माहौल बिगड़ता हुआ नजर बार बार आ रहा है क्योंकि प्रशासन अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं हो पाया है। और अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तो जो लोग हैं वो लंबी लंबी लाइनों में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा है और ऐसे में देखा जा सकता है कि कैसे अपने कंबल जो है वो साथ में लेकर के बैठे हैं, कंबल से जो है वो कर रहे हैं अपनी और ऐसे में तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी परेशानियों का सामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि बाबा केदार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो यही इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा के कपाट में अंदर जाए और कैसे वो भवन में जाकर के बाबा के दर्शन कर सके। केदारनाथ से हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग की ओर से बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर का परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड सेंटर पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की विश्राम के लिए जगह बनाई गई है जिसमें टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जाँच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है नारसन बॉर्डर। यहाँ काफ़ी यात्री आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। मैंने यात्रियों से भी वार्तालाप किया, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से और हैदराबाद से लोग यहाँ पर आ रखे हैं, तो इनको फैसिलिटी मिले, एक सूचना केंद्र यहाँ पर बन जाए। और यात्रियों से ये अपील करना चाहूँगा यात्री यात्रा पे जाएँ, उनकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, सुगम और जिस भाव से जा रहे हो भाव उनका पूर्ण हो, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। उत्तराखंड में हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरिट के आधार पर हुई इस भर्ती में अधिकांश चयन हरियाणा के अभ्यर्थियों का हुआ है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के कई अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। इसके चलते वे मेरिट लिस्ट में आगे रहे। हालांकि विवाद तब बढ़ गया जब ये सामने आया कि कुछ चयनित अभ्यर्थियों को हिंदी लिखने में भी कठिनाई हो रही है। वहीं इस पूरे मामले ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में योग्य और बेरोजगार युवाओं की कमी है या फिर उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा। सोशल मीडिया पर पिथौरागढ़ का एक मामला काफी चर्चा में है, जहां हरियाणा से करीब 30 अभ्यर्थियों का चयन हुआ जबकि उत्तराखंड से सिर्फ एक अभ्यर्थी को जगह मिली। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आई है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डाक सेवकों की भर्ती को लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है, लोगों में आक्रोश है। 2020-21 की तर्ज पर ही पुनः एक बार जब भर्ती हुई है, पुनः 99% लोग हरियाणा के इसमें भर्ती हुए हैं। प्रश्न पूछने पे विभागीय अधिकारी कहते हैं कि साहब मेरिट के आधार पर हुआ है और यहीं पर दाल पे काला है। हरियाणा के जो 30 नौजवान भर्ती हुए हैं वो सबके 100% अंक लेकर आए हैं और वो हिंदी भी ढंग से नहीं लिख पा रहे। तो ये एक जांच का विषय है। उत्तराखंड की सरकार को इसकी जांच के लिए विभाग को लिखना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्री से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को, और इसकी जांच होनी चाहिए। एक ही प्रदेश के नौजवान और नवयुवतियां कैसे एक विभाग में 99% जो है नौकरियां पा ले हैं। इसी तरीके से ऋषिकेश एम्स में हुआ था। सारी की सारी जो भर्तियां हुई थी एम्स में, उसमें 95% लोग जो है राजस्थान के आके लगे
और अब ये डाक विभाग में हुआ है। मसूरी में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील उनियाल गामा के मसूरी दौरे ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। गामा ने खुलकर मसूरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावा ठोकते हुए अपनी दावेदारी पेश की है। मसूरी पहुंचकर उन्होंने शहीद स्थल पर लंबे समय से धरने पर बैठे पटरी व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उच्च अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापारियों की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मसूरी से मेरा पुराना नाता है और समय समय पर मसूरी आता रहता हूँ। मसूरी में मेरा परिवार भी है, मेरे स्ट्रीट भी है, समय समय पर जो है मसूरी आते रहते हैं। और इस कड़ी में ही जो है आज भी हमने कहा आज हमारे पास शहर भर में वहाँ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं थे, शाम की शादियाँ हैं, इसलिए आज हमने कहा थोड़ा मसूरी में भ्रमण किया जाए, मसूरी में अपने स्ट्रीटों से मिला जाए। तो इसलिए आज मसूरी में भ्रमण आए। उनके पास भी हम गए थे, उनकी भी समस्या है और उनकी समस्या के लिए जो है जिला प्रशासन से और नगर पालिका अध्यक्ष जी से और यहाँ से भी इसका जो है प्रयास, इनका जो समस्या उसका समस्या करने का समाधान करेंगे। इसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जितना हमारे से हो सकेगा हम करें। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में हुए रवि चौहान हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गुमशुदगी के 2 दिन बाद रानीपुर झील में मिले शव के मामले में जांच के दौरान सामने आया कि जमीनी विवाद के चलते मृतक के रिश्ते के दामाद ने अपने भतीजे के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नदीम और उसके साथी दानिश अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल बाइक और 61,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। वही वारदात के मुख्य साजिशकर्ता मामा भांजे की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। हाँ, आजा। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक रवि चौहान है, उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 17 अप्रैल को और थाना ज्वालापुर में उनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि वो घर से गए और वापस नहीं आए और 19 तारीख को उनका शव बरामद हुआ गंग नहर से। तो इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा किसी अपराध होने की आशंका बताई गई थी और उनका कुछ विवाद भी चल रहा था संपत्ति का। तो जब इसमें जानकारी की गई तो थोड़ा सीसीटीवी कैमरे से भी इसमें मदद मिली, तो उसमें 2 व्यक्तियों के साथ ये जाते हुए दिखाई दिए शराब पीने के बाद। तो जब उनके बारे में जानकारी की गई तो उसमें एक हिस्ट्री शीटर है ज्वालापुर का, उसके बारे में पता चला और जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो ये मृतक है इसका भाई का दामाद है पंकज, उसको और पंकज का भांजा गौतम, इसमें इन दोनों द्वारा 1.5 लाख रुपए 2 व्यक्तियों को दिए गए, एक नदीम और दानिश, और जिनके द्वारा की हत्या कारित की गई और इसको फिर गुमशुदगी को मर्डर के मुकदमे में तरमीम करके 2 लोग की अरेस्टिंग कर ली है। 2 लोग क्या करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी के नेतृत्व में बीते 1 महीने के अंदर गुंडा, गैंगस्टर और इनामी अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले 33 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि कई अपराधियों पर गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही 20 इनामी अपराधियों को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, न्यायालय के वारंटी के तामील करते हुए 333 वारंटी और 60 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश व्यापी ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है 1 माह के लिए और इसमें जनपद स्तर पे भी एसपी सिटी, एसपी रूरल, एसपी क्राइम, सारे क्षेत्राधिकारी और थाना स्तरों पे इसको सबको टास्किंग देके इसमें काम किया जा रहा है और इसमें हरिद्वार जनपद में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। इसमें जैसे आंकड़े आपको बताऊं तो गुंडा एक्ट में 98 कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर एक्ट में 33 अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कि गैंगस्टर अप्रूव करा के एफआईआर रजिस्टर करने के बाद 33 अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो नॉन बेलेबल वारंट होते हैं इस पे विशेष फोकस दिया गया है और बहुत बड़ी मात्रा में 333 जो वारंटी थे उनकी अरेस्टिंग हुई है। 60 हमारे वांछित जो कि विभिन्न मुकदमों में वांटेड थे उनकी अरेस्टिंग हुई है और इसी दौरान 20 इनामी पकड़े गए हैं और सत्यापन अभियान ऑलरेडी चल रहा है। तो एक आंकड़ों में देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर इसमें कार्रवाई हुई है और हमारा और गुंडा एक्ट में और जो हमारे यहाँ डीएम साहब को जाता है हमारे यहाँ से, तो जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है हमने कि उसमें जल्दी सुनवाई करके इनकी जिला बदर की कार्रवाई हो और इनको जिले से बाहर भेजा।
हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में BHEL फाउंड्री गेट के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में 2 नाबालिग समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि युवक इलाके में वर्चस्व बनाने के लिए लोगों को हथियारों के बल पर डराते धमकाते थे। घटना आपसी रंजिश के चलते हुई, जिसमें आरोपियों ने युवक पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया था। तीन जो लड़के हैं, जिसमें एक फरहान है, एक अनमोल है, एक सागर है, ये 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। साथ में 2 इसमें माइनर है जिनको एप्रीहेंड किया गया है और बाकी इसमें लोगों की तलाश की जा रही है। और ये जो लड़के हैं ज़्यादातर इसमें एडिक्ट हैं और जैसे अनमोल है लड़का, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ऑलरेडी इस पर पहले भी मुकदमे हैं। और एक बाज नाम का इन्होंने सोशल मीडिया पे ग्रुप भी बना रखा है, उसमें इस तरीके की जब ये घटनाएं करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं और कोई झगड़ा फसाद करते हैं तो उसका वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो उसमें IT एक्ट में 69A सेक्शन में हम ये अकाउंट भी ब्लॉक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो 3 जो इसमें पकड़े गए हैं, जो मेजर हैं, और इनको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और जुवेनाइल कोर्ट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हम जो इसमें माइनर्स हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी इसमें जो लोग नामजद हैं उनके अरेस्टिंग के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से 1.25 लाख से अधिक प्रदेशवासियों को सीधा रोजगार जुड़ा हुआ है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये संख्या काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि यात्रा के दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका चलती है। जाहिर है कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती है तो कारोबार अच्छा होता है और यही पहाड़ के लोगों की साल भर की कमाई भी होती है। यही वजह है कि यात्रियों से राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो इस यात्रा को केवल दर्शन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जिम्मेदारी, सेवा और प्रकृति के सम्मान के साथ पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर की यात्रा भारत की सनातन संस्कृति चेतना का एक भव्य उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की गई है। अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। पत्र में PM ने लिखा है कि हिमालय की गोद में बसे ये चारों धाम आज भी आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने अपने संदेश में बताया कि सदियों पहले आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान आचार्यों ने इन धामों में यात्रा कर भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी थी। आज भी ये परंपरा देश के अलग अलग हिस्सों में आए लोगों को जोड़ती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की गई है। ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री, दिव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से अब दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले बाबा केदार के धाम में उन्होंने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आज उन्होंने राज्य की प्रगति पर इस विश्वास को साकार किया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है।
जिससे चारों धाम पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बन गए हैं। ये माड़ा गांव भी है यहाँ पर, तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश के और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ा है। वहाँ की मातृशक्ति कल मैं शाम को सबसे मिला था, 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए 100% आज लखपति दीदियां वहाँ की बहनें बन गई हैं। और सभी से ये भी अनुरोध है कि यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थयात्रियों से डिजिटल उपवास अपनाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर श्रद्धालु उत्तराखंड की प्रकृति, सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का सच्चा अनुभव कर सकते हैं। इससे यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीर्थयात्रियों से जिन 5 संकल्पों का जिक्र किया, उसमें धाम का आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने का, नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाएं। हिमालय की इस पावन भूमि के प्रति संवेदनशील रहें, पर्यावरण संतुलन बनाए रखें, एक पेड़ मां के नाम जैसे प्रयासों को अपनाएं, तीर्थ यात्रा के दौरान सेवा भाव रखें, सह यात्रियों की मदद करें और देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करें। तीर्थ यात्री अपने खर्च का एक हिस्सा स्थानीय उत्पादों को खरीदने में जरूर लगाएं, ताकि स्थायी लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। यात्रा के नियमों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर से भी आग्रह किया कि वो उत्तराखंड की स्थायी परंपराओं, संस्कृति और अनसुनी कहानियों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश दुनिया इससे जुड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की गई है। नहीं, देखिए, चार धाम की जो यात्रा है वो यात्रा थोड़ा भौगोलिक रूप से कठिन यात्रा होती है थोड़ा, इसलिए सभी अधिकारियों को है, प्रशासन के लोग हैं, अपनी तरफ से सभी प्रयास उनके द्वारा किए गए हैं। दरअसल चारधाम यात्रा से 1.25 लाख से अधिक प्रदेशवासियों का सीधा रोजगार जुड़ा होता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से ये संख्या काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि यात्रा के दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका चलती है। जाहिर है कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी है तो कारोबार अच्छा होगा। यही पहाड़ के लोगों की साल भर की कमाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।